गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स दिए गए होंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले आर्टिकल को, जो कि बात कर रहा है लंच आवर ब्लास्ट एट बेंगलुरु रेस्टोरेंट लीव्स 9 इंजर्ड। देखिए, बेंगलुरु का एक रेस्टोरेंट है रामेश्वरम कैफ़े के नाम से। ये जो रामेश्वरम कैफ़े है, इसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 9 लोग घायल हो जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे मैम ये इतनी बड़ी भी खबर नहीं है कि इसको दोनों ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर लाया जाए, क्या इसमें कोई और प्रॉब्लम है? हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। ये जो हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए। क्यों कर रही है इन्वेस्टिगेशन? और खुद में एनआईए क्या है? देखिए, एनआईए होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये जो एजेंसी है ये हमारे गवर्नमेंट की एक प्रमुख शाखा है, ताकि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और उसको बरकरार रखा जा सके। क्या होती है इंटरनल सिक्योरिटी? आंतरिक सुरक्षा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है, इसका गठन किया गया है। ठीक है, हमें स्टैटिक पोर्शन समझ में आ गया है। हमें ये भी समझ में आ गया कि आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के हमारे सिलेबस के लिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्या है। एक आदमी आता है कैफ़े के अंदर, जो कि सीसीटीवी के साथ में हमें पुलिस के द्वारा बताया गया है देखने के बाद कि एक कैप पहने हुए इंसान कैफ़े में आता है लंच टाइम में और अपने बैग को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उसी के कुछ समय के बाद यहाँ पर आईईडी, अब ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि क्या होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। इसके द्वारा वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कैफ़े के अंदर ये जो लोग खा रहे थे, लंच कर रहे थे, उनको हानि पहुँचती है। तो ये पूरी की पूरी हमारी न्यूज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईए को यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कब उसका गठन होता है, ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत में दी गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। वहाँ पर आपको जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अभी हमारे डेली के न्यूज़पेपर के अंदर, उनका एक तो किस सिलेबस के साथ वो रेलिवेंस मिल जाते हैं वो भी आपको मिलेंगे। दूसरा, उनको प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जानना, उसकी भी आपको पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगाकर अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले और आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो ज़्यादा अच्छी इससे हो सके। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करंट अफेयर ऐसे करके। तो उसका लिंक जो है वो दिया गया है कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी आज की मेन खबर की तरफ, जो कि क्या है कि डीएनए सीक्वेंसेस की बात हो रही है। 10,000 लोगों का डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया है। क्या है डीएनए सीक्वेंसेस, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट की। इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है 2020 में, और इसमें एक हमने सोचा कि 10,000 लोगों को हम अलग अलग लेंगे और उनके डीएनए को सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रमण। अब ये डीएनए क्या है पहले ये भी तो ज़रा आपको बताऊं, जिसको नहीं पता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप देख रहे हो, लेकिन आप लोग रिवीजन के लिए देख लीजिए, और जिसको नहीं पता है वो ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है वो बनी होती है बहुत सारे सेल्स के साथ। इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, अनगिनत, यानी कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कैपेसिटी है ही नहीं कि हम इतने सारे सेल्स को गिन सके। ट्रिलियंस में आप इसको बोल सकते हो। और एक सेल जो हमारी बॉडी में होता है उसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सेल में होता है न्यूक्लियस। अब जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हम मान सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस जो है वो दिखाई देगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो कि सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर होता है हमारे पास डीएनए। डीएनए हमारा होता है कुछ इस प्रकार का, डबल हेलिक्स ये है, फॉस्फेरस इसकी बॉडी जो है वो बनी हुई है शुगर एंड फॉस्फेट के साथ में।
अब हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, अलग अलग पेयर्स को आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर मैं आपको बड़ा करके भी दिखाऊं तो जी के साथ में सी को देख पाएंगे, टी के साथ में ए को देख पाएंगे। क्या है ये जीसी? ये जो जीसी होता है ये होते हैं बेस पेयर, नाइट्रोजन के ये बेस पेयर होते हैं। ए से एंडेनाइन बनता है, टी से थाइमाइन बनता है, जी से गुआनिनाइन बनता है और सी से साइटोनाइन बनता है। और हमेशा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो थाइमाइन है वो हमेशा ही एंडेनाइन के साथ में मिलेगा और जो आपका गुआनिनाइन है वो हमेशा साइटोनाइन के साथ में मिलेगा। तो ये होते हैं पेयर। अब हमें समझ में आया कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई है। क्रोमोसोम जो कि 23 के पेयर हमारे 23 पेयर आते हैं, यहाँ पर 23 जो होते हैं क्रोमोसोम वो आते हैं हमारे फादर से और 23 आते हैं मदर से। तो कितने हो गए? 23 का पेयर हम इसको बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में मिलता है। इसमें से जो लास्ट क्रोमोसोम होता है या तो आप उसको 23rd बोल सकते हैं पेयर के अंदर अगर आप रखेंगे, या फिर आप उसको बोल सकते हैं 5th एंड 46। तो ये जो होता है ये हमारे जेंडर को निर्धारित करता है कि आप क्या होने वाले, उसकी इन्फॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में होती है। अब ये क्रोमोसोम मिलके बनाते हैं डीएनए। डीएनए के अंदर होता है जीन, और जीन के अंदर क्या होता है? जीन एक्चुअली में ये जो पेयर आप देख पा रहे हैं ये जीन ऐसे जीन होते हैं जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है मैम? इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि आपके बालों का कलर कैसा होगा वो आपका कोई एक पेयर बताएगा। मान लीजिए ये जो पेयर है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है कि ये जो ह्यूमन है हमारा, जिसके अंदर हम इसके डीएनए, इसके बालों का कलर ब्लैक होगा। दूसरा पेयर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी आईज का जो कलर होगा वो कैसा होगा। थर्ड हम देखते हैं कि नोज़ की शेप कैसी होगी, यानी कि आपकी बॉडी जो दिखाई देती है उसके अंदर वो किस प्रकार से दिखेगी, क्या कलर होगा, कैसी आपकी नोज़ होगी, कैसे आपका बोलने का तरीका होगा, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है इन जीन्स के अंदर। ये होता है हमारा पूरा का पूरा डीएनए और यही हमें इंसान बनाता है, जो कि क्या है 99.9% जो डीएनए होता है हर होमोसेपियंस का वो एक्चुअली में क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर्स होता है। यानी हर इंसान केवल 0.1% ही डिफरेंट है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, हम तो अलग अलग दिखते हैं। ठीक बात है, लेकिन आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपकी हाइट, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऑर्गन्स, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुत छोटा आप डिफरेंस देख पाते हैं ह्यूमंस के बीच में। अब हम चलते हैं कि ठीक है, सबसे पहले होते हैं सेल। सेल कुछ ऐसे होते हैं जो 2-4 सेल मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। जब टिश्यूज़ आगे बनते हैं इकट्ठे होकर तो ऑर्गन का हम देखते हैं फॉर्मेशन होता है। और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन क्या होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, जब ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब हम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया है डिकोडिंग द स्क्रिप्ट। देखिए ये जो स्क्रिप्ट की गई है, यानी कि हमारी जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, केमिकल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं डीएनए का। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए के अंदर ही सीक्वेंस किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है। सीक्वेंसिंग होता क्या है, अब यहाँ पर ये पेयर है, हम इसको पेयर 1 बोलेंगे, दूसरे को पेयर 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4, 5, 6, 7। ये होती हैं आपकी सीक्वेंसेस कि हमने ऐसे कर करके सीक्वेंस बना दिया है कि 2 इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। कि आपको पहले यहाँ पर डीएनए में कुछ दिखाई दे रहा था कि TA है या CG है, नहीं पता था। आपने यही देखना है कि पहला जो है वो क्या है, CA, दूसरा क्या है हम देख पाएंगे CG, थर्ड क्या है यहाँ पर TA। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस कर देंगे, नंबर डाल देंगे और उसको समझ पाएंगे कि एक डीएनए के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये होता है डीएनए सीक्वेंसेस। अब आप सोचेंगे ये किया क्यों जा रहा है। पहली बात तो जो इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको फंडिंग यहाँ पर की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रीलिम्स होने में आपके पास ऑलमोस्ट 85 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं। अभी भी पूरी संभावना है कि इस प्रोजेक्ट से एक सवाल आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़रूर पूछा जा सकता है।
इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या है ये जो है डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, क्यों किया जा रहा है, क्यों हम सीक्वेंसेस कर रहे हैं डीएनए का, कुछ रीजंस है। जैसे कि नेशनल जीनोम जो है वो 10,000 लोगों का सीक्वेंस किया गया है, कंप्लीट हो चुका है। कैपेसिटी बिल्डिंग नेटवर्क किया जा रहा है इसी के अंदर में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जेनेटिक डाटा है उसको यहाँ पर हैंडल किया जा सके। लार्जर एंड चीपर जेनेटिक स्टडीज़ के लिए रिसोर्सेज को गैदर किया जा रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इसका करने का कारण क्या है, वो है डिजीज़ के बारे में, कि अगर आप जीन्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी इंसान को आगे जाकर फ्यूचर के अंदर क्या बीमारी होने वाली है, क्या उसके अंदर कोई ऐसा सेल के अंदर कोई ऐसे यहाँ पर जीन है, इंफॉर्मेशन उसके पेरेंट्स से जीन्स के अंदर जेनेटिक्स के अंदर आए हुए हैं जिससे उसको कोई बीमारी आगे जाके आने वाले 5 साल में 10 साल में हो सकती है, या फिर अगर कोई डिजीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तो उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों कैसे वो होती है, कैसे हम उसको सिर्फ दवाइयों के साथ ना होकर कैस्पर C9 के साथ में जो टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ में भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजीज़ को समझ पाएंगे तो पहले तो आप उसको रोक पाएंगे जो फ्यूचर में होंगी, अगर हो चुकी है तो उसमें आप ये समझ पाएंगे कि कुछ ड्रग्स जो होती है, मेडिसिन जो दी जाती है यहाँ पर, किसी को वो बहुत अच्छे से काम करती है और किसी के ऊपर उनके एडवर्स रिएक्शन दिखाई देते हैं। उनका क्या रीज़न है, जीन्स के पूल के हिसाब से हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। कॉस्ट जो यहाँ पर आई है ये 2003 के अंदर एक जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था, उसी से ये प्रभावित है। यहाँ पर जो इंडियंस को लिया गया था वो 1000 इंडियंस को ही लिया गया था। तो अब पहले हम उस प्रोजेक्ट को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए यूएसए के अंदर 1990 में एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया जिसको नाम से जाना गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। ये भी आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के हिसाब से पता होना चाहिए। अब ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट बना था जिसमें पूरे के पूरे ह्यूमन के जीनोम्स को यहाँ पर स्टडी किया गया पहली बार और उनके इन्फो को रिटर्न किया गया, लिखा गया। अब ये कैसे लिखा जाएगा, ह्यूमन से सेल बहुत छोटा होता है, आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, उस सेल को आप किसी न किसी सुपर कंप्यूटर के साथ ही काम में ला सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, तभी ये पता चलेगा। हम यही काम किया गया। ये सीरीज़ जो थी, इसने जो ये प्रोजेक्ट किया गया था यूएसए के द्वारा, जो कि काफ़ी लगभग 15 सालों तक ये चलता है, 1990 से लेके हम देखते हैं 2003 में जाकर ये कंप्लीट होता है। अलग अलग जो वर्ल्ड के जीन्स हैं, लोग हैं, उनके पूल्स में से यहाँ पर जीन को लिया जाता है, उनके सेल को लिया जाता है और सिक्वेंसेस की जाती है। और इसी के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आई, जैसे कि क्या सामने आया, बेस पेयर हमें पहले ही पता था, लेकिन इसी को जीन मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई पूछे आपसे कि जीन मैपिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीन सीक्वेंसिंग की जो है वही जीन मैपिंग यहाँ पर होती है। जीन मैपिंग के लिए 2 तरीके के यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा वो होता है, 2 तरीके से। एक होता है सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें कि बेस पेयर को सीक्वेंस के साथ पढ़ा जाता है। दूसरा होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें एनालाइज को सुपर कंप्यूटर के अंदर डालकर उसका एनालिसिस किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में, तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन का जो एक डीएनए होता है एक सेल के अंदर, उसके अंदर जो ये जीन है वो लगभग 30,000 पेयर के अंदर होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल में 30,000 जीन है और उनके अंदर 30,000 यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी है। अब आप सोचेंगे कि हमारी बॉडी एक्चुअली में काम कैसे करती है, तो मैं आपको बता दूं कि सेल के अंदर हमारा जो डीएनए होता है वो एक आरएनए को यहाँ पर मैसेज भेजता है और आरएनए को बोलता है कि तुम सेल से बाहर जाओ राइबोसोम के पास और उनको जाकर ये मैसेज दो। तो हर काम, हर जो प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर बन रहा है वो बनाता है आपका डीएनए, और उसको कौन बना रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। जिस आरएनए के द्वारा इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो आरएनए को क्या बोला जाता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोम के पास जाते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को दे दिया जाता है वहाँ पर।
अब हमने उसी से प्रभावित होकर जब हमें ऐसा समझ में आया कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंडियंस को इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, तो इंडियन ने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद से एक प्रोजेक्ट बनाए। 2018 में इसके बारे में अच्छे से सोचा गया और हम देखते हैं कि 2020 के अंदर तो इसको स्टार्ट ही कर दिया गया था। पहला जो सबसे पहला यहाँ पर सीक्वेंस किया गया था इंडिया की ह्यूमन जीनोम के अंदर, वो सबसे पहले किया गया था 2006 के अंदर, जो कि हमें पता है पहला मैप था इंडिया का जिसमें सभी पॉलिटिकल यूनिट्स, ये जो आप देख रहे हैं हरियाणा से, यूपी से, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को भी देख पाएंगे, इन सभी पॉलिटिकल यूनिट से लोगों का जीन को लिया गया और उनको समझने की कोशिश की गई कि कैसे अलग अलग नेचर, अलग अलग पार्ट के अंदर कैसे हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है तो कुछ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि कौन कौन से ऐसे और वेरियस इनिशिएटिव हैं जो यहाँ पर जीनोम सेक्टर में लिए गए हैं और वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इंडीजेन प्रोग्राम को। अब इंडीजेन प्रोग्राम क्या है? इसमें जो पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंसेस है वो 1000 इंडियंस का लिया जा रहा है, जिसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप होंगे इंडिया से, और इसको फंड किया जा रहा है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। दूसरा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें 1000, पहले वाले में कितने हैं 1000, इसमें कितने हैं 10,000 सैंपल लिए गए हैं सिटीजन्स के, और इसको कौन फंड कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब प्रीलिम्स में यही किया जाएगा कि आपको नाम तो दे दिया जाएगा इंडीजेन प्रोग्राम का और आपका जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज कर दिया जाएगा, लिख देंगे बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये दो अलग अलग प्रोग्राम है जो जीनोम से रिलेटेड करंटली इंडिया के अंदर लागू है, चल रहे हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एट द एंड ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट था डीएनए को सिक्वेंस करने के लिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये जीनोम सीक्वेंसेस का प्रोसेस क्या है। थोड़ा थोड़ा आपने शॉर्ट में समझ ही लिया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि होल जो जीनोम सीक्वेंसेस प्रोसेस है वो एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है। लैब के अंदर ही आप इसको कर सकते हैं, जिसमें जो आपका डीएनए होगा उसके अंदर जो जीन होंगे उसके बेसिस को यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिटरमाइन किया जाता है, समझा जाता है कि वो क्या है। सबसे पहले क्या किया जाएगा? आपकी बॉडी के सेल के अंदर से ब्लड लिया जाएगा या आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको लेंगे। साइंटिस्ट बैक्टीरियल सेल को ही यहाँ पर ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और उसमें से हम क्या करेंगे? डीएनए को अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है? बिल्कुल अलग कर देना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और आप पनीर को जैसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, उसमें से बहुत सारा दूध निकल जाता है, तो उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेना कि आपने ब्लड को, सेल में से सारी चीज़ें उसी के अंदर छोड़ दी है, न्यूक्लियस छोड़ दिया, जस्ट डीएनए को बाहर निकाल लिया है। अब हमारा डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, डबल हेलिक्स है लेकिन थोड़ा बड़ा है। इसी को डीएनए शेयरिंग करने के लिए दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए को कट कर लिया जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट दिया जाता है। और यहाँ पर नॉन लेंथ रखी जाती है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। डीएनए को काटा कैसे जाता है? मोलिकुलर सीजीज के द्वारा। जो मोलिकुलर सीजर होती हैं, ऐसे कोई असली कैंची के द्वारा आप तो इसको नहीं काट सकते हो, इसी वजह से किसका इस्तेमाल किया जाता है? मोलिकुलर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल जब इकट्ठे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जब सेल इकट्ठे होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल जब ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनेंगे? ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो ये होती है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने वाली यहाँ पर सीजर्स, जिसको कि टेक्नोलॉजी से हमने बनाया, नैनो टेक्नोलॉजी से। थर्ड हम देखते हैं कि इसके बाद में हम डीएनए को लाइब्रेरी प्रिपरेशन के लिए भेजते हैं। अब इसमें साइंटिस्ट जो होंगे वो हर डीएनए की काफ़ी सारी कॉपीज़ बना लेंगे। इस एक जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उसको डालेंगे। एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों बोला जाता है पॉलीमर्स? क्योंकि हमारा डीएनए खुद में एक पॉलीमर है। कैसे है पॉलीमर? क्योंकि इसकी जो बेस यूनिट है वो हम देखते हैं न्यूक्लियडिड्स होती हैं। देखिए, पॉलीमर का मतलब होता है कोई एक चीज़ जो बन चुकी है और उसका बेस यूनिट क्या है वो हम समझेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक दीवार है, दीवार क्या है? एक पॉलीमर है। और दीवार किस चीज़ से बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। किससे? ईंटों से बनी हुई है। तो इस वजह से ये क्या है? इसका बेस है, इसका हम देखते हैं कि पेयर है। इसी तरीके से हमारे डीएनए का भी बेस होता है, तो उसी को हम जो बोलते हैं पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये उसी को
को समझने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। और ये जो PCR मशीन है, अगेन इसको क्या बोलते हैं, DNA लाइब्रेरी भी बोलते हैं। फिर इस DNA लाइब्रेरी में जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी उसको लोड किया जाता है सीक्वेंसर के अंदर, कि अब ये सीक्वेंस कर दे कि हमारे ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर क्या क्या जीन्स हैं, ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या क्या जीन्स हैं, तो इनको सीक्वेंस करके अलग अलग रखा जाता है। और DNA जो यहाँ पर सीक्वेंस है उसका एनालिसिस किया जाता है दोबारा से। इसके लिए एक सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जिसपे आप इसको एनालाइज ढंग से कर पाते हैं। इसी को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्टेड जीनोम। देखिए CCTTGG ये जो है अलग तरीके से DNA इस तरीके से रीड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा जो 30,000 का हमें पता चला था कि हमारे जीन होते हैं, उनमें से मोर देन 50% जीन ऐसे होंगे जो आपके जंक यहाँ पर जीन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे की कॉपीज ही होती है। मान लीजिए एक जीन है, इस जीन में है आपकी आईज का कलर। अब इसी को सीक्वेंस करके हम जब 50 नंबर पे पहुंचे, 50वें जीन पे पहुंचे, टोटल कितने हैं 30,000। 50 नंबर पे फिर हमें सेम जीन मिला जिसमें आपकी आईज का कलर बताया हुआ है। फिर हम चलते हैं 20 to 50 के ऊपर, वहां पे फिर से आई का कलर ही बताया गया। तो ये क्या है? क्योंकि ये एक बार हमें पता है कि एक जीन में ये है, तो ये दूसरे वाले जो जीन हो गए ये जंक हो गए हैं, क्योंकि अब इनमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही पुरानी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और जो 2% आपके जीन होते हैं वो करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेंटर हाउसिंग स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप्स फेसिंग हर्डल ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट डाटा। देखिए सेंटर के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है। कौन सी ये स्कीम है पता होना चाहिए। GS पेपर 3 के अंदर खास करके सोशल जस्टिस के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। GS पेपर 2 में और 3 में आपकी जो इकोनॉमी के अंदर स्कीम्स हैं सोशल जस्टिस के लिए, उनमें भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेनली प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए ऐसा है कि थोड़ा बहुत आप इनको पता होना चाहिए, आपको क्यों ये है, क्या काम आते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, क्यों ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर हर्डल बन रही है, कोई चीज़ समस्या निकल के आ रही है। ये देखिए एक स्कीम चलाई गई है सेंटर के द्वारा। स्कीम जो है इसका नाम हम यहाँ पर देख पाते हैं PM जनमन से। PM जनमन यानी कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन। अब ये आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। इसमें क्या किया जा रहा है कि 2023 के बजट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और 2023 के बाद से इसका एम होता है कि जो यहाँ पर आदिवासी है, खास करके जो PTG यहाँ पर वेरी पर्टिकुलरली वेरी वनरेबल ग्रुप है, उन ग्रुप के लिए एक घर बनाए जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, उनको काम दिया जा सके। जैसे कि कुछ आप ट्राइबल हाउसेस को देख सकते हैं लांची गरपुरो महानदी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर, कि कैसे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अभी भी ट्राइब्स के लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वनरेबल है, टारगेटेड ग्रुप इनको रखा गया है। PVTGs के फाउंड की गई है कि 24 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब दो तरह की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है आपकी सेंट्रल स्कीम। अब जो सेंटर्ड स्कीम होती है उसमें क्या होगा, 100% जो फंड यहाँ पर दिया जाएगा वो दिया जाएगा यूनियन के द्वारा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हो सकता है कि 60% यूनियन दे रहा है, 40% स्टेट दे रही है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, यानी कि कुछ अमाउंट जो होगा वो यूनियन देगी और ज़्यादा जो खर्चा होगा वो क्या करा जाएगा, स्टेट के कंधों पर थोप दिया जाएगा कि वही इनका ध्यान रखे। तो ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स हैं कंट्री के अंदर, उनको ढूंढा जा रहा है, जो कि टोटल 28 लाख मिली है संख्या में। और जनवरी के अंदर और ज़्यादा बढ़ गई है, एक साल के बाद में जब हम देखते हैं। और इन्हीं को गति शक्ति ऐप के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये काम दिया गया कि वो इनका खुद का सर्वे करे दिसंबर 15 तक, और उसके बाद जनवरी 15 से इनको हाउसेस दिए जाएं ताकि ये लोग भी अच्छा जीवन, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है उसमें लिखा गया है कि हर कंट्री के सिटीजन को सरकार जो होगी वो गरिमापूर्ण एक लाइफ देने की कोशिश करेगी, जीवन देने की कोशिश करेगी। तो उसी के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन एडिक्वेट डाटा अभी नहीं है, उचित जितना डाटा होना चाहिए था वो हमारे पास नहीं है। इस वजह से थोड़ा बहुत हर्डल्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। टोटल स्कीम के ऊपर यहाँ पर 24
1,104 करोड़ का खर्चा आ रहा है जो कि स्पेंड किया जाएगा। और मेनली जितना भी ये खर्चा होगा वो 3 साल के लिए बांटा गया है, जिसमें से 80% जो होगा वो सिर्फ हाउसेस के लिए बनाया गया, घरों के लिए दिया गया है कि घर इनको पक्के मिल सके, ये लोग अच्छे से रह सकें। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है अनरिस्टेंड पोचिंग प्लेज बिग रोल इन डिक्लाइन ऑफ ओडिशा लेपर्ड। देखिए ओडिशा की अभी एक रिपोर्ट आई थी, एक्चुअली ओडिशा की नहीं बल्कि जो रिपोर्ट है हम इसको 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो डिस्कशन हो रहा है, कल हमने एमपी के बारे में किया था कि मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसमें लेपर्ड की संख्या बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओडिशा एक ऐसी स्टेट है जिसमें डिक्लाइन हुआ है लेपर्ड की संख्या के अंदर। लेपर्ड क्या होते हैं? लेपर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी स्किन को यहाँ पर रखा गया है। लेपर्ड और टाइगर में दो ही मेनली एक ही फर्क होता है जो कि देखने से हम उनको पहचाने। टाइगर के अंदर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल होता है और लेपर्ड के अंदर जो निशान होते हैं वो कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर। आप इस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑल्दो इनकी जो जीनस होती है वो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक ही से ये फैमिली से आते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीशी है वो अलग अलग होती है। ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने का कारण क्या है? देखिए रिपोर्ट जो है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इंडिया रिपोर्ट जो कि रिलीज़ की गई थी यहाँ पर थर्सडे के दिन में, वो बताती है 2018 से लेकर 2022 तक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है ओडिशा के अंदर लेपर्ड्स की। अब ये जो पॉपुलेशन थी अभी फ़िलहाल एस्टिमेट लगाया गया है कि लगभग 568 ऐसे लेपर्ड है जो ओडिशा के अंदर रहते हैं। लेकिन जब ये पहले का लास्ट टाइम इसको निकाला गया था 2018 में, तब ये जो संख्या थी वो 770 थी। तो डिक्लाइन होकर कम होकर कितनी पहुंच गई है? 568 हो गई है। अब इसके कारण क्या है? तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात कर कर और पुलिस के साथ बात कर कर और रिपोर्ट में भी ये समझ में आ रहा है कि ये डिक्लाइन जो हो रहा है ये 2-4 कारणों की वजह से हो रहा है। और इनमें से जो मेन रीज़न है वो है पोचिंग का रीज़न। पहला जो रीज़न हम बोल सकते हैं कि लेपर्ड को पोचिंग किया जाता है। पोचिंग क्या होता है कि आप इलीगल तरीके से उनको पकड़ते हो और उनको क्या कर रहे हो, या तो उनकी स्किन के लिए उनको मार दे रहे हो, उनको बेचना चाहते हो मार्केट के अंदर में, उनकी स्किन को, उनके दांतों को, इसे पोचिंग बोलते हैं, जो कि इलीगल तरीके से होती है। तो पोचिंग के अंदर या तो मीट के लिए इनको मार दिया जा रहा है, या फिर टाइगर्स और लेपर्ड को उनकी स्किन के लिए, जो कि काफ़ी महंगी बिकती है, बैग्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है, वैसे भी इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए इनको मार दिया जा रहा है। इनके कुछ बॉडी के पार्ट हैं जिनके लिए इनकी पोचिंग होती है, और कुछ नेचुरल कारण है जो कि जैसे कि हैबिटेट का लॉस यहाँ पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? मान लीजिए माइनिंग वगैरह ज़्यादा चल रही है, जहाँ पर इनको रहना होता है, जितना एरिया इनको चाहिए वो घट रहा है, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी ऑलरेडी घट रही है। फिर कुछ बची खुची जो पॉपुलेशन है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से भी कम हो जाती है। लेपर्ड्स यहाँ पर सामने आ जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसे भी इनकी मौत देखी गई है। लेकिन जो सबसे हाई नंबर है वो हो रहा है स्किन के लिए। ओडिशा पुलिस और स्टेट फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो बता रहे हैं कि लगभग 2023 से 2018 से 23 के बीच में यहाँ पर 59 ऐसे लेपर्ड हैं जिनकी स्किन्स को सीज किया गया है, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। 59 ऐसे हैं जिनको मारा गया है स्किन के लिए, और जो पकड़े गए हैं, तो कितने ऐसे लेपर्ड होंगे? मान लीजिए 100 से ऊपर होंगे जो पकड़े ही नहीं गए हैं अभी तक। ये तो केवल वो संख्या है। तो बहुत ज़्यादा जो मात्रा इनमें है वो केवल और केवल स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि स्किन के लिए की जा रही है। अभी भी 2019 से अगर 2024 का हम डाटा निकालें, तो अगर सभी को इकट्ठा करके रखें, स्पेशल पुलिस जो टास्क फोर्स है उनके द्वारा और जो पुलिस है, तो भी हम बोल सकते हैं कि लगभग 117 ऐसे लेपर्ड है जिनको स्किन के लिए अगर 2024 को भी काउंट कर लिया जाए तो उसके अंदर यहाँ पर मार दिया गया है। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है? प्रॉब्लम है जीएस पेपर 3 का, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, खास करके कंजर्वेशन का, संरक्षण का, एनवायरनमेंट के पेपर के अंदर। तो इसमें क्या करना चाहिए? स्टेट के एक्शन के ऊपर बात हो रही है कि ज़रूरत है कि स्टेट यहाँ पर एक्शन ले, पेट्रोलिंग ज़्यादा अच्छे से की जाए, प्रे की जो रिकवरी है, जो इनके शिकार होते हैं वो अच्छे से इनके पास हो सके, हैबिटेट का मैनेजमेंट किया जाए, खास करके टाइगर जो रिजर्व्स है उनके बाहर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए ये जो एरिया नेटवर्क है। इसी के हिसाब से जब स्टेट यहाँ पर एक्शन लेंगी तभी क्या होगा, ये जो डिक्लाइन है वो कम होगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया बार्गेनिंग डेथ पेनल्टी क्राइसिस। देखिए ये एक एडिटोरियल है जो कि आया है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, और यहाँ पर बात की जा रही है जीएस पेपर 2 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके रिफॉर्म्स में, पॉलिटी के अंदर, लॉ के अंदर क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है जुडिशरी की। जुडिशरी जो है, जुडिशरी के अंदर एक रिफॉर्म होना चाहिए। क्या रिफॉर्म होना चाहिए कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है बहुत सारे लोगों को, और उनमें से क्या होता है कि उनको एक्विटल कर दिया जाता है एट द एंड। तो उसी के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ कमिटमेंट आई है, कुछ रिफॉर्म्स की बात हुई है, और उसी रिफॉर्म में को करने के लिए एक डाटा निकाला गया है, जो कि डाटा कहाँ से निकल रहा है, प्रोजेक्ट 39A 2023 में शुरू हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक मुद्दा जाता है जो कि होता है केस मनोज वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश मई 2022 में, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी ट्रायल केसेस होते हैं वो गलत बात है, इतना ज़्यादा आपको डेथ पेनल्टी इतनी जल्दी से नहीं देनी चाहिए। और अब जो डाटा है यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 तक का, जो कि प्रोजेक्ट 39A के द्वारा निकाला गया है, उसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से ऊपर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। दूसरे हमारे पास हाई कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट में, और तीसरे हमारे पास होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, या इससे भी नीचे ट्रायल कोर्ट्स भी हम इसको बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपका केस कहाँ जाएगा। अब बहुत सारी बड़ी मात्रा ये है कि मान लीजिए आपको इनका फैसला ठीक नहीं लगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी आपको सब्र नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट होते हैं, जो कि लोअर जुडिशरी है, उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर जो पकड़े जाते हैं लोग, उनको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है कि क्या मिलती है, उनको मृत्यु की सज़ा मिल जाती है। फिर वो इसको लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, जिसको जो हाई कोर्ट है वो काफ़ी कम केसेस में डेथ पेनल्टी देते हैं, बल्कि इनकी जो डेथ पेनल्टी होती है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर बदल देते हैं अगर उनको ठीक लगता है तो। सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं कि 10 के 10 मुकदमे उनके पास आते हैं, और 10 के 10 में उन्होंने एक बार भी लाइफ पेनल्टी, यहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं दी है, और उनको छोड़ दिया गया है, एक्विटल कर दिया गया है। तो यही बात है कि स्टेट ऑफ जो प्रिजनर होती है, खासकर आप इतना ज़्यादा डेथ पेनल्टी ट्रायल कोर्ट के अंदर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सालों तक, जब तक वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे तो उनकी स्टेट काफ़ी ख़राब हो जाती है। प्रिजन के अंदर रहने पे उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे पड़ता है, और जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली हर साल इंक्रीज ही होती हुई दिखाई दे रही है डेथ पेनल्टीज़ की, खासकर डार्क कोटा में। वैसा ही कुछ डाटा निकाला जा रहा है यहाँ पर। प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 15% डिक्रीज देखने को मिला है हाई कोर्ट के डिस्पोजल रेट में, जो कि काफ़ी डीप क्राइसिस को दिखा रहा है ऑलरेडी। और एक जो मेजोरिटी है डेथ रो प्रिजनर्स की, वो भी सब्जेक्ट हो जाते हैं कि उनको डेथ का डर रहता है जब तक उनको या तो कम्यूटेशन नहीं मिलती है, या उनको छोड़ा भी नहीं जाता है, या फिर उनके जो सज़ा है वो क्या होती है, कम नहीं की जाती है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी ये बहुत छोटा मोटा क्राइसिस है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सकता है जो कि यहाँ पर बता सकते हैं कि रिफॉर्म्स कितने लाने ज़रूरी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही हमारा, क्योंकि जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, हाई कोर्ट उसके नीचे आते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही है जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिफॉर्म्स जो है, सुधार जो है वो हर कोर्ट तक बता सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ अगेलिया एंड इंडिया विजन इट्स मैरीटाइम नेबरहुड। देखिए अगेल ईगा जो है वो एक आइलैंड है। एक आइलैंड कहाँ पर है, मॉरिशिया के अंदर है। मॉरिशिया से जस्ट थोड़ा सा दूर और एक पानी के ऊपर हम इसको देख पाते हैं, और आइलैंड है तो ऑब्वियस सी बात है चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास कल द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज जो ये आर्टिकल है ये एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस से है। प्राइम मिनिस्टर ने थर्सडे के अंदर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो मॉरिशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी, मॉरिशिया के प्रविंद जुगनाथ, वो दोनों एक साथ मिलते हैं और उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ये जो आप एयरपोर्ट रनवे देख पा रहे हैं इसके अंदर, इस एयरपोर्ट रनवे का जो कि यहाँ पर बनाया गया है। अब अकेलिया की कुछ बात करें तो एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर केवल और केवल 300 लोग ही रहते हैं, हैबिटेट करते हैं। 2 आइलैंड्स का समूह है। दूसरा जो आइलैंड
आइलैंड है इसको साउथ एगेलिया आइलैंड बोलते हैं, यहाँ पर पहला जो है इसको नॉर्थ एगेलिया आइलैंड बोला जाता है। आइलैंड जो है वो यहाँ पर लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये इसके जो आसपास का यहाँ पर पानी है वो अप्रोक्सीमेटली 650 नॉटिकल माइल्स तक है नॉर्थ मॉरिशस से। जब हम इसको देखते हैं तो मॉरिशस और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, नॉटिकल 650 नॉटिकल माइल्स, यानी कि अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हम देखेंगे लगभग 1050 किलोमीटर ये दूर पड़ता है मॉरिशस से। क्योंकि ये छोटा आइलैंड है तो मॉरिशस इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं कर पाया था और अब इंडिया ने यहाँ पर एक एयरपोर्ट स्ट्रिप बनाई है। क्या बनाई है कि जहाँ से आप किसी भी एयरप्लेन को उड़ा सकते हो या फिर किसी भी एयरप्लेन को नीचे उतार सकते हो। तो ये बना है एयरपोर्ट रनवे जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है और उसको इनॉग्रेट किया गया है। अब कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया को ही क्यों चुना मॉरिशस के द्वारा। देखिए इंडिया और जो मॉरिशस है दोनों ही 1948 से लेकर यहाँ पर इंडिपेंडेंस इनको मिलती है 20 साल बिफोर द कंट्री। तो 1948 से ही इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। 70% जो इनहेबिटेंट है मॉरिशस में वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। और कितनी बड़ी ये संख्या है, 70% ये बड़ी संख्या है। इसी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ में डीप हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल बॉन्ड्स हम देख पाते हैं। कॉन्स्टिटेंट जो फीचर है हिस्ट्री का, खास करके बायलैटरल रिलेशन पे उनकी दोस्ती को अगर हम देखें, ट्रस्ट को देखें, तो पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री कम्युनिटीज़ दोनों ही अच्छे से अभी तक आइलैंड के दोनों ही कंट्री में होती है। दूसरा सवाल उठता है कि क्यों यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है अगेलिया के अंदर वो मॉरिशस को इससे कैसे मदद मिलेगी। बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी अच्छा होगा। बहुत समय से यहाँ पर इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर जो है मॉरिशस के, उन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट आई है कि वो ऐसा डेवलपमेंट अगेलिया के अंदर करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो जो आइलैंड के पीपल हैं उनके लिए भी अब ये 2 डेज़ का पैसेज, जो कि शिप अगर अवेलेबल होते थे तो उनको मॉरिशस जाने के लिए 2 दिन लगते थे शिप में, अब वो आसान हो जाएगा। डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोकल पॉपुलेशन के लिए, उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक नई जेटी भी बनाई जा रही है और साथ ही में एक नया एयर स्ट्राइप भी बनाया गया है। इवन कुछ जो डिप्लॉयमेंट होंगे यहाँ पे शिप के, मॉरिशस कोस्ट जो गार्ड है उन सभी के लिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर हम देखते हैं कि इंडिया इतना क्यों कर रहा है, इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गुडविल एंड ट्रस्ट जो है दोनों कंट्रीज़ का वो और ज़्यादा अच्छा बढ़े और हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो इसके साथ और अच्छे हो, आइलैंड के साथ में खास करके। दूसरा बात है कि एक जॉइंट डेवलपमेंट किया गया है अगेलिया के अंदर जो कि इंडिया के कमिटमेंट को दिखाता है, जो इंडिया का खुद का एक विजन है, हमारा खुद का प्रोजेक्ट है सागर के नाम से। अब प्रीलिम्स के लिए आपको सागर का पता होना चाहिए। क्या है सागर? सागर होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहाँ पर जो स्मॉलर मैरीटाइम नेशन होते हैं उनकी बिल्डिंग कैपेसिटी बन जाए और उनको डेवलप करवाएगा इंडिया, इसी के लिए इसको बनाया गया है। तो ये इंडिया की कमिटमेंट को दिखाता है जो कि उसके अदर मैरीटाइम समुद्री जो हमारे पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनको साथ फ्रेंडली रह सके, उनकी सॉवरेनिटी और डिपेंडेंस को भी यहाँ पर अच्छे से रखा जा सके इंडियन ओशन रीजन के अंदर, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बड़ा देश है और डेमोक्रेटिक उसकी वैल्यूज़ है तो वो इन सभी को मानता है। लास्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है इन्हीं से विश्वजीत दासगुप्ता के द्वारा, जो कि नेवी में यहाँ पर ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन नेवी के अंदर, और इनसे लास्ट सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया यहाँ पर अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक मिलिट्री बेस तो नहीं बना रहा है अगेलिया को। तो इनके द्वारा सवाल का जवाब ये आता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया एक लोकतांत्रिक कंट्री है और वो दोनों ही काफ़ी ध्यान रखती है इस बात का कि सॉवरेनिटी जो कि आज़ादी है किसी दूसरी कंट्री की, वो उसी के अंदर रहे, वो वहाँ पर बिल्कुल सॉवरन रहे। तो इंडिया ऐसा कोई मिलिट्री बेस कैंप वहाँ पर नहीं बनाएगा। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अगर यहाँ पर मॉरिशस सपोर्ट करता है, बोलता है, तो हमारे कुछ गार्ड्स वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन बेस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अ स्टे कांट बी टाइम बाउंड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एंड व्हाई इट मैटर। देखिए एक 3 जजेस का यहाँ पर 2018 में केस होता है और वो केस जाना चाहता है एशियन रिसर्फिंग के नाम से, एशियन रिसर्फिंग वर्सेस जो स्टेट है, जो यूनियन है उनके द्वारा। और उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कैसे जो स्टे ऑर्डर लगाए जाते हैं वो स्टे ऑर्डर क्या होते हैं, उनके ऊपर आप इतना ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं बोल सकते। स्टे लगा हुआ है, जब तक मुद्दा नहीं पता है,
जब तक टाइम का हमें नहीं पता है कितने टाइम तक वो है, तब तक स्टे लगा रहेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने एक बात बोली है कि जो स्टे ऑर्डर है उनकी वजह से स्टे को क्यों लाया गया था, ताकि जुडिशरी में कोई गलतियां ना हो, और अगर गलतियां हो भी रही हैं तो किसी भी मासूम या फिर जो हम बोल सकते हैं कि विक्टिम है उनके साथ कुछ गलत ना हो, तो अच्छे से पूरा समय मिले, जो फैसला है वो बहुत अच्छे से निकल कर आए। लेकिन अभी जो स्टे ऑर्डर्स है ये ऑर्डर्स दूसरे और ज़्यादा डिले बन गए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। हर कोई क्या ले लेता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, स्टे ऑर्डर फिर भी ले लेता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट्स को बोला गया है कि अगर आपने किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर केवल और केवल 6 महीने तक ही लागू होगा। 6 मंथ के बाद में वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है ताकि जो डिलेज हो रहा है केसेस में वो ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आईईडी के बारे में, पहले ही आज के आर्टिकल में हमने इसको डिस्कस किया है। ये है क्या? देखिए, पहली बात तो ये होम मेड बॉम्ब होते हैं। सीसीटीवी जो हमें पता था उसी में कुछ ऐसे इस तरीके से आईईडी है जो कि इजरायली फोर्सेस से 2009 में मिला था। तो ये ऐसे ही बना देते हैं, किसी फ़ोन के अंदर इसको एक्सप्लोजिव बना दिया जाता है, किसी पाइप के अंदर भर के इसको बना दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि इम्प्रोवाइज्ड आईईडी जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में आ सकते हैं। पाइप बॉम्ब भी हो सकते हैं या सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। इनको कोई भी व्हीकल्स के अंदर लगाया जा सकता है। जब आप किसी पैकेज वगैरह की डिलीवरी कर रहे हैं तो उस पैकेज में छुपाया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर रखा जा सकता है। और यहाँ पर यही है कि 2003 के अंदर सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था इराक के अंदर। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आईईडी के? आईईडी के कुछ बेसिक कंपोनेंट है जो कि अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में आते हैं। इसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि बॉम्ब जो आप घर पे बैठ के बना रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले एक स्विच चाहिए होता है जिसको, ताकि जो एक्सप्लोजिव है उसको शुरू या बंद किया जा सके। एक मेन चार्ज होता है जिसकी वजह से एक्सप्लोजिव होता है, यानी एक तार चाहिए होता है जो यहाँ पर करंट दे रहा हो। एक इलेक्ट्रिक इनिशिएटर चाहिए होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर सोर्स दे सके, और एक कंटेनर चाहिए होता है जिसमें इन सारी चीज़ को रखा जा सके। आईईडी को पैक भी किया जा सकता है इन्हेंसमेंट के लिए, जैसे कि नेल्स या ग्लास या मेटल फ्रेगमेंट को डिज़ाइन करके, ताकि जो शार्पनेस है एक्सप्लोजन से वो इससे और ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा यहाँ पर क्या हो, आवाज़ और नुकसान हो। ये सब इसके कंपोनेंट होते हैं। कॉमन मटेरियल जो इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उसमें एमोनियम होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह से लिया जाता है। नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, गन पाउडर इसमें मिलाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और इन सब को मिलाकर इसको बनाया जाता है। पैसेंजर्स को अलाउड नहीं होता है कि वो कोई भी लिक्विड वगैरह एयरक्राफ्ट में लेके जाएं, खास करके लार्ज क्वालिटी में, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ सर्टेन कॉमनली फाउंड लिक्विड को मिलाकर आईईडीज को बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही हाइड्रिक वगैरह ना हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है ग्रोथ बेस्ड ऑन जीडीपी वर्सेस जीवीए। देखिए, अब डिफरेंसेस की बात हो रही है। हमारी जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है। 2023-24 का ये डाटा निकाला गया है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, हर क्वार्टर डाटा जो है वो एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है। क्या है एनएसओ? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये जो ऑफिस है आपका, यही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के अंदर ये आता है और यही जो जीडीपी है उसके डाटा को निकालता है। पहले पीवाईक्यू के अंदर ऐसा सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में, तो इसी वजह से इसको हमेशा याद रखिए। इसी वजह से न्यूज़पेपर आपका इंपॉर्टेंट होता भी है कि आपको सर्टेनली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये डाटा किसने निकाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखें। दूसरा हम देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा इस क्वार्टर के लिए जो हमारी जीडीपी ग्रोथ बताई जा रही थी वो बताई गई थी कुछ 6.8 की, लेकिन अब जो डाटा निकल के आया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 की जीडीपी का, वो निकल कर आया है 7.6 का, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा
बड़ी मात्रा में दिखाई दिया है। कारण क्या है इसका बड़ा होने का, इसका ज़्यादा होने का? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो कह रहे हैं जीडीपी वर्सेस जीवीए। जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड, जो कि कम दिखाई दिया है, डिक्लाइन है, जीडीपी से कम है। जीवीए होता है, सबसे पहले तो जीडीपी क्या होता है? देखिए जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी क्यों बोल रही हूँ मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो कंट्री की ज्योग्राफिक टेरिटरी होती है उसमें सब कुछ आता है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी में कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्री की एम्बेसीज नहीं आएंगी, अलग कंट्री की कंपनी नहीं आएंगी। तो ये नहीं आएंगी क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी, हम सिर्फ उसी की यहाँ पर गणना कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट गुड्स बने हैं या फिर जो भी सर्विसेज नई बनाई जा रही हैं, जो यहाँ पर इस साल के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर कुछ पैसा जनरेट कर रही हैं, चीज़ें जनरेट कर रही हैं, उनकी यहाँ पर काउंटिंग होती है। अब जीवीए क्या होता है? जीवीए होता है कि ग्रोस वैल्यू आपने कितना एडिट किया। इसमें क्या किया जाता है कि नेट जो टैक्सेस होते हैं उनको प्लस यहाँ पर जो सब्सिडीज़ होती हैं जीडीपी से, उन दोनों को ही माइनस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके बाद जितना जीडीपी के अंदर डाटा आएगा उसको हम क्या कहते हैं, नेट जीडीपी या जीवीए वैल्यू उसको बोला जाता है। होप ये आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा। अब जीवीए के कम होने का कारण क्या है? कम होने का क्या मतलब है कि यानी जीडीपी के अंदर में टैक्सेस जो है वो तो ज़्यादा आ रहे हैं और गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है वो कम हो रही हैं। तो ये दो कारणों की वजह से ही जो जीवीए है वो क्या हो गया है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है और जीडीपी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है जीवीए के हिसाब से। अब हमने देखा है 2021 से लेके 2024 तक का, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, हमें पता है। 2021 में भी ये डाटा जो है 1.3 था, 1.1 है, फिर 0 पॉइंट पे ये आ जाता है, फिर 0.5 पे, 1.5 पे आ जाता है, 1.9, यानी जितना डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर जीडीपी क्या होगी, मजबूत होगी, और जीवीपी क्या होगी, यहाँ पर कमज़ोर होगी। दूसरा हम देखते हैं कि जीवीए की ग्रोथ के क्या क्या है कारण। देखिए एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 5.2 से ये बढ़ा हुआ है, माइनिंग वगैरह में बढ़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, फाइनेंशियल, जीवी, बेसिक प्राइजेस क्या है, नेट टैक्सेस क्या है, जीडीपी क्या है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। खैर आज हमारा जो न्यूज़पेपर है दोनों यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे और हिम्मत मिलेगी और मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर लेकर आऊँगी सुबह सुबह 8 बजे। खैर थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।